तो अब देखो ये लैंड डिग्रेडेशन की हम लोगों ने अभी चर्चा की। अब देखो मैन इंड्यूस्ड लैंड स्लाइड्स, सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया है? यस सर। मुस्कान, सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया है? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। ओके ओके फाइन। तो मैन इंड्यूस्ड लैंड स्लाइड्स, ये जो लैंड स्लाइड होते हैं आप देखते होंगे कि अक्सर उत्तराखंड में लैंड स्लाइड होता है, कई और जगहें हैं जहां लैंड स्लाइड है, बारिश के दिनों में तो और भी ज्यादा है। वैष्णो देवी जो जाने वाले श्रद्धालु हैं उनकी यात्रा कई बार बंद कर दी जाती है बारिश के दिनों में, क्योंकि लैंड स्लाइड होता है। अब ये देखिए कुछ तो है जो नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से कई बार होता है, लेकिन कई बार ये होता है कि ये मानव निर्मित होता है। मतलब हम लोगों ने it's man made sometimes and most of the time I should say it's man made। अब देखिए जो पहाड़ी इलाके हैं वहां क्या करते हैं, जंगल की कटाई हुई, जंगल जो है वो रोकते हैं पेड़ को भी और सॉइल को रोकते हैं। तो पेड़ अगर काटेंगे तो सॉइल भी वहां का, उसमें भी इरोजन होगा, सॉइल हटेगा, मिट्टी हटेगी, मिट्टी हटेगी तो बारिश से धुलेगी, बारिश से धुलेगी तो फिर लैंडस्लाइड का खतरा और भी बढ़ जाता है, उसमें से फिर पत्थर गिरेंगे, क्योंकि पत्थर के साथ भी मिट्टी होती है। दूसरी बात है कि रास्ता बनाने के लिए बहुत सारे पहाड़ों को काटा जाता है, आपने देखा होगा कि ऊपर जाने के लिए जो रास्ते बने हैं, बहुत जगह जो रास्ते बने हैं वो पहाड़ों को काट काट के बने हैं, पत्थर को काट काट के बने। अब जब पत्थर को काटा जाता है, वो एक नेचर ने पहाड़ बनाया है, हमने उसको काट दिया। हमने जब उसको काटा तो उसके जो टुकड़े बचेंगे वो टुकड़े गिर सकते हैं कभी भी, और गिरते रहते हैं। आप लोगों में से वैष्णो देवी कुछ लोग गए होंगे, गए हो तुम लोग? यस सर। तो आपने देखा होगा कि कई जगह नोटिस लिखी हुई देखी होगी आपने कि यहाँ लैंड स्लाइड होता है, सावधानी से जाएं। तो ये नोटिस है, क्यों है ये? इसीलिए है कि हमने जो पत्थर काट काट के वहां पर रास्ता बनाया, अब जो बचे हैं वो नेचुरली गिर सकते हैं, वो गिरेंगे और गिर के वो नुकसान पहुंचाएंगे, रास्ता को भी तोड़ते हैं कई बार। और तो ये जो मैन इंड्यूस्ड लैंड स्लाइड्स हैं। दूसरी बात कि हम बहुत सारे डेवलपमेंट के लिए भी, देखिए डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट के बारे में हमेशा कहा गया है कि इट शुड बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिससे किसी को नुकसान ना हो, हाँ, without compromising the future of the present generation। जो प्रेजेंट जनरेशन है हमारी, आज की जो जनरेशन है, उसके फ्यूचर के साथ हम बिना खिलवाड़ किए हुए, जैसे मान लें आप, हमने आज सारा ऑक्सीजन ले लिया, अब हमारे आगे के लोगों के लिए ऑक्सीजन न बचे, यानी हमने पेड़ वेड़ काट दिए। ये कई बार हम क्या करते हैं, नेचर के साथ इतना खिलवाड़ करते हैं, इतना ज्यादा खिलवाड़ करते हैं। पानी का इतना दोहन होता है, अंडरग्राउंड वाटर का इतना ज्यादा एक्सटॉर्शन हो रहा है कि वो उस एक्सटॉर्शन के कारण अंडरग्राउंड वाटर कम हो रहा है और रोज रोज वो कम हो रहा है। ठीक है, दिख रहा है? यस सर। तो अब वो रोज रोज कम हो रहा है। हम नीचे की जमीन के अंदर का पानी खींच रहे हैं, क्या करने के लिए? कोका कोला बनाने के लिए, क्या करने के लिए? और दूसरे जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनको बनाने के लिए।
क्या करने के लिए? तो हम अपनी सोसाइटी में ऊपर ओवरहेड टैंक को भरने के लिए हम उसके पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं बाथरूम में और बाकी जगह पीने के लिए भी। तो अब इतना सारा पानी हम अगर निकालेंगे तो हम फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या छोड़ेंगे? तो डेवलपमेंट तो होना चाहिए, बिना डेवलपमेंट को तो दुनिया चल नहीं सकती है, डेवलपमेंट तो करना पड़ेगा, लेकिन without compromising the future of the present generation. So this is called sustainable development. तो जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है आपका, ये पेपर जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज, ये इसीलिए है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो इसकी चिंता करनी चाहिए। डेवलपमेंट के बिना तो दुनिया नहीं चलेगी, डेवलपमेंट तो करना पड़ेगा, लेकिन कैसे हम डेवलपमेंट करें कि आगे की जनरेशन को दिक्कत ना हो। हम सारा पानी आज निकाल लेंगे, पता चला कि 2050 में आगे की जनरेशन को पानी, आपको पता है बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पानी के लिए मारपीट शुरू हो चुकी, उनको पानी नहीं मिल रहा है, वो पानी बाहर से खरीद के मंगवाते हैं। मैं सिर्फ अरब देश की बात नहीं कर रहा हूँ, अरब देश में तो खैर दूसरे तरह की दिक्कत है, लेकिन और बाकी जगह भी कई जगह की पानी, अब माने पीने वाला पानी नहीं है, पानी है लेकिन पीने वाला पानी खत्म। अब ये जो दिक्कतें हैं इसको कैसे किया जाए? इसी में सॉइल इरोजन भी है, यानी और लैंडस्लाइड भी है। लैंडस्लाइड को भूस्खलन कहते हैं हिंदी में, भूस्खलन, और सॉइल इरोजन भी है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो ये सॉइल इरोजन, लैंडस्लाइड, इन सबों को हमें कैसे रोकना चाहिए? डेवलपमेंट ऐसे होना चाहिए कि इनको रोकने का तरीका भी हमें ढूंढना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है, और इसी को यहाँ समझने की कोशिश की गई है कि किस तरह से इसको रोका जाए। बाकी मैंने जो तुम लोगों को वो भेजा था स्टडी मटेरियल, उसमें तुम्हारा पूरा कोर्स कवर होता है। यस सर, वो तो बुक है पूरी। अब बुक है और उसमें सब कवर होता है, जो भी तुम्हारा चैप्टर है, टॉपिक है, वो तुम निकालोगी तो उसमें मिल जाएगा। ऑलमोस्ट सारा, मतलब किसी एक बुक में सारा कुछ तो नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी मतलब ज्यादातर तुम्हारा वो आ जा रहा है, ठीक है। अब देखो इसके आगे तुम्हारा है जो फर्स्ट यूनिट है, उसमें रोल ऑफ एन इंडिविजुअल इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो प्राकृतिक संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको किस तरह से बचाया जाए, कंजर्व किया जाए, किस तरह से बचाया जाए, ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसको हम कैसे करें? हम गंदगी न फैलाएं, हम नेचुरल रिसोर्सेज का दुरुपयोग न करें, हम नेचुरल रिसोर्सेज के साथ ऐसा खिलवाड़ न करें कि वो, जैसे पानी में क्या करते थे, अब तो कम हो गया है। कानपुर में, आप लोगों में से कोई अगर कानपुर का होगा या उसके आसपास का होगा तो पता होगा आप लोगों को कि वहाँ जो पान मसाला बनाने के लिए फैक्ट्रीज लगती हैं, फैक्ट्रीज हैं, और लेदर का जो काम होता है, चमड़े का, उसका सारा पानी वो गंगा में बहा देते थे ड्रेनेज सिस्टम से, वो ड्रेन में डाल देते थे और वो गंगा में चला जाता था। What we are doing, what we are doing, we are playing with the future of the natural resources. We are playing with it. आगे के जनरेशन को हम क्या देने जा रहे हैं? और बताइए, इसीलिए गंगा एक्शन प्लान में उसको सफाई करने के नाम पर इतना पैसा खर्च हो चुका है, लेकिन जो काम सरकार इतने समय में नहीं कर पाई, करोड़ों रुपया खर्च करके उसको कोरोना ने कर दिया। आप लोगों को पता होगा जी मालूम है, कोरोना ने साफ कर दिया गंगा को। यस सर। हरिद्वार आप जाएंगे तो इतना अच्छा दिखेगा, वैसे तो पानी वहां का साफ रहता है, लेकिन इतना अच्छा दिखेगा
दिल्ली में जो छोटे छोटे रिजर्वायर टाइप के हैं वो सब इतने बढ़िया हो गए हैं और साफ हो गए हैं। कोरोना ने लोगों को एक मैसेज दिया है कि देखो इस तरह से साफ रखना है। तो ये जो इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज को बचाएं। कोयला देखिए खत्म हो रहा है, कोयला खत्म हो रहा है। हमारे यहाँ जो मिनरल्स हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, और इन सब का जितने मिनरल्स हैं, कोल है, जितनी इस तरह की चीजें हैं जो जमीन के नीचे हैं और जिनका दोहन हो रहा है, वो सब आने वाले समय में खत्म हो जाएंगे। हमारे यहाँ फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएगा दुनिया से। फॉसिल फ्यूल का मतलब जैविक ईंधन, जिनसे फ्यूल बनता है सर। जैविक ईंधन, जैविक ईंधन। जैविक ईंधन का मतलब कोयला। नहीं 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 सर जिससे पेट्रोल डीजल कोयला भी है लेकिन एक दूसरे रूप में है। पेट्रोल डीजल, ये सारा जैविक ईंधन है, फॉसिल फ्यूल है। ये जो पेड़ गिरते हैं ना और जमीन के अंदर चले जाते हैं, उन्हीं से तेल बनता है। ये जो तेल है वो ऑयल, ये इन्हीं सब से बना है। तो ये जो फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल है, डीजल है, पेट्रोलियम, दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब हमारे पास कुछ नहीं बचेगा और हमें वैकल्पिक ऊर्जा पर, यानी अल्टरनेटिव एनर्जी पर ध्यान देना पड़ेगा। उसका काम चल रहा है, दुनिया भर में चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, ढूंढा जा रहा है। सूरज की किरण से कैसे गाड़ी चलाई जा सकती है, उससे एनर्जी कैसे ली जा सकती है, उससे ट्रेन कैसे चल, उससे बिजली कैसे बन सकती है, ये सारी चीजें हैं, प्रोसेस में है चीजें। लेकिन जब तक वो आएगा, हो सकता है उसके पहले हमारा ये सारा खत्म हो जाए। तो ये एक बड़ी चुनौती है, इसको हम कैसे बचाएं, कितना बचाएं, ये सारा इंडिविजुअल पर भी डिपेंड करता है। और यही रोल है इंडिविजुअल का कि हम सब लोग मिलके अलग अलग अपने अपने तरीके से और नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने की कोशिश करें, प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की कोशिश करें। सर हाँ यस सर, जैसे कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 10 इयर्स में सारा जो भी जमाना है पूरा इलेक्ट्रिक जमाना होगा, तो क्या नेक्स्ट 10 इयर्स में एक सेकंड बेटा, हाँ अब बोलो। सर जैसे कहा जा रहा है कि जो अब जो फ्यूचर है जिस पे जितने भी इंजीनियर्स हैं सारे काम कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक का है, और नेक्स्ट 10 इयर्स में सब कुछ इलेक्ट्रिक करने वाले हैं लोग। तो नेक्स्ट 10 इयर्स में ही हमें लगता है कि मतलब फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएगा। बेटा इलेक्ट्रिक का जनरेशन कैसे होता है? सर वो सोलर को वही सोलर एनर्जी और वाटर जो डैम से एनर्जी बना रहे हैं उसी को यूज करेंगे, जिसको पनबिजली कहते हैं, है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाइड्रोलिक पावर जिसको कहते हैं, यानी पानी से जो बिजली पैदा की जाती है, हाँ जी। उसकी भी क्षमता है। वो इतनी नहीं हो सकती है जितनी होनी चाहिए, जितनी की जरूरत है। तो हमारा कंजम्पशन इतना बढ़ता जा रहा है कि अब जैसे देखिए समुद्र के किनारे वो विंड मिल्स आपने देखे होंगे, आप लोग कभी गए होंगे तो आप देखे होंगे आपने कि वो बहुत ऊंचा पंखा चलता रहता है और उससे बिजली बनती है, विंड मिल कहते हैं उसको। वो हवा से मतलब समुद्र किनारे हवा से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, हाँ, और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है और इलेक्ट्रिसिटी काफी जनरेट हो रही है। लेकिन ये हर जगह नहीं हो सकता, हर जगह नहीं है ये पॉसिबल। तो अब ये पॉसिबल हमारी तरफ नहीं है, जहाँ समुद्र किनारा है वहां है। हमारी तरफ हाइड्रोलिक पावर है, लेकिन है क्या कि कंजम्पशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि उस बिजली से फिर आपका जो थर्मल पावर है,
थर्मल पावर से, जिसमें कोयले का इस्तेमाल किया जाता है बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए, तो कोयला आपके पास नहीं रहेगा, थर्मल पावर चलेगा कैसे? तो मैंने बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं अगर हमारे पास एनर्जी के रिसोर्सेज खत्म हो जाए, क्योंकि सोलर पर पूरा डिपेंडेंस अभी बहुत टाइम लगेगा। रिसर्च भी चल रहा है और जो यूनिट्स लगाई जा रही हैं वो, दूसरी बात है कि बारिश के दिनों में क्या होगा, जब 4 दिन अगर सूरज नहीं निकला तो फिर वो क्या सारा कामकाज हमारा ठप हो जाएगा। बहुत तरह की चीजें हैं उसमें, इसलिए कैसे हम बचाएं, कितना हम बचा सकते हैं इंडिविजुअली रिसोर्सेज को, पानी को, फॉसिल फ्यूल को, तेल को, फिर बाकी की जितनी चीजें हैं, फॉरेस्ट है, तो इन सबों को किस तरह से हम बचाएं, कितना हम बचाएं और वैकल्पिक ईंधन पर हम कितना जाएं, ये हमारी प्राथमिकता इंडिविजुअली भी होनी चाहिए। और तुम्हारा कहना ठीक है, बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं, इंजीनियर्स लगे हुए हैं, साइंटिस्ट लगे हुए हैं इस काम में कि कैसे हम उन चीजों का इस्तेमाल करें जिसको अभी हम वेस्ट समझते हैं, और उनका इस्तेमाल करके कैसे हम एनर्जी प्रोड्यूस करें जिससे कि हमारा आगे का काम चले। सर अभी हाइड्रोजन को भी एज अ फ्यूल यूज करने का काम चल रहा है। हाँ, वो है। लेकिन सर अब ये जो गन्ने का जो वेस्ट है, गन्ने का जो वेस्ट है उससे एनर्जी बनाने का प्रयोग चल रहा है। फिर धान की जो भूसी होती है, मतलब चावल से जो निकलती है भूसी, उससे उसका उपयोग किस तरह से एनर्जी बनाने में किया जाए, उस पर काम चल रहा है। एक तो जट्रोफा होता है जिसको अमेरिका में अभी बहुत सारा पैदा किया जा रहा है, और मेज, ये जो मक्का है, मक्का से वो ईंधन पैदा कर रहे हैं, फ्यूल पैदा कर रहे हैं जिस पर गाड़ियां चल सके। तो इस तरह के बहुत सारे काम हो रहे हैं और बहुत जगह दुनिया भर में इस तरह के प्रयोग चल रहे हैं। लेकिन फिर भी एनर्जी के जितने सोर्सेज हमारे पास बच सके उतना अच्छा है। कोई सवाल है तो पूछो, और उसके बाद हम लोग इकोसिस्टम की बात करेंगे। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? नहीं सर, अभी तो नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा सेकंड यूनिट है वो है इकोसिस्टम्स, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ये हमारा यूनिट 2 है। आज हम लोग इसकी बात करेंगे, इकोसिस्टम। ठीक है। इकोसिस्टम से मोटे तौर पर आप लोग क्या समझते हैं? इकोसिस्टम सर जो लाइफ साइकिल होता है उसे इकोसिस्टम कहते हैं। ओके, ठीक है। यस, और कोई? सर एक ये ऐसा सिस्टम है जहाँ पर हर प्राणी एक दूसरे पर निर्भर है हर चीज के लिए। जैसे कि फूड चेन हो गया, फूड वेव हो गया, ये सब होता है ना इकोसिस्टम। ठीक है, ठीक है। और सर सभी तरह के ऑर्गेनिजम्स और उनके आसपास के एनवायरनमेंट, सब दोनों चीजों को मिला के इकोसिस्टम कहते हैं। राइट। बेसिकली सर फ्लोरा फौना जो रहता है। वेरी ट्रू। ठीक है। देखिए, हमारे यहाँ मोटे तौर पर दो तरह की चीजें पाई जाती हैं। एक है जिसको कहते हैं बायोटिक। बायोटिक का माने हुआ वो चीजें जिसमें जीवन है, लाइफ है। और दूसरा है एबायोटिक, ऐसी चीजें जो नॉन लिविंग है, जिनमें जान नहीं है, जीवन नहीं है। पहाड़ है,
पत्थर है, पत्थर में जीवन नहीं। मिट्टी से ईंट बन गई, उसमें जीवन नहीं है। ये सब एबायोटिक है। रेत है, बालू, उसमें जीवन नहीं है। सैंड जीवन नहीं है। ये एबायोटिक है। और दूसरा है बायोटिक। बायोटिक यानी जिसमें जीवन है, जैसे पेड़ हो गए, एनिमल हो गए, माने जानवर हैं, पेड़ हैं। इसके अलावा एक्रोबीज हैं, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जंतु, सूक्ष्म जीव जंतु। ये सब मिला के पानी, जानवर, पेड़ पौधे, जो सूक्ष्म जीव हैं, वो कोरोना उसमें नहीं आएगा, इसलिए कि कोरोना वो नहीं है, जीव नहीं है। वायरस है, वो जीव नहीं है, वो आरएनए है। आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा होगा, उस पर बहुत कुछ समझा होगा। वो प्रोटीन और कुछ और चीजों से मिला हुआ है, जो वो जीव नहीं है, इसीलिए उसको मारना भी कठिन हो रहा है। तो ये जो जितने हैं समुद्र के अंदर जो जीव हैं, अलगी है, फंगस है, ये सारी चीजें मिलके बायोटिक, इसको कहते हैं बायोटिक, जिसमें जीवन है किसी न किसी रूप में। वो बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, वो अपने को एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें जीवन होना चाहिए। तो वो बायोटिक है और दूसरा है एबायोटिक। अब इनसे मिलके ये पूरी हमारी जो दुनिया बनी है, पूरा हमारा एक इकोसिस्टम बना है। इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी, जो बायोलॉजिकल, बॉटेनिकल, ये सब मिलके एक इकोसिस्टम बनाता है, जो हमारी इकोलॉजी को यानी पारिस्थितिकी में एक संतुलन पैदा है। अब इसमें से कोई भी चीज कम हो जाए तो जीवन को संकट हो सकता है, जीवन संकट में पड़ सकता है। जैसे मान लें आप, एक उदाहरण के लिए, हमारे यहाँ पानी खत्म हो जाए, जीवन संकट में पड़ जाएगा। हमारे यहाँ पेड़ पौधे खत्म हो जाएं तो जीवन संकट में पड़ जाएगा। पेड़ पौधे अगर नहीं रहेंगे, आप खाएंगे क्या? उन्हीं पेड़ पौधों से मिली हुई चीजों को आप खाते हैं। गेहूं क्या है? वो एक जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, जितना भी गेहूं है, चावल है, दलहन है, ये सब पौधे से ही आता है। फल हैं, पेड़ों से आते हैं। तो जीवन जो है यहाँ वो खतरे में पड़ जाए। मान लीजिए कि ऐसा हो जाए कि पारिस्थितिकी संतुलन इतना बिगड़ जाए कि जो पानी में रहने वाले जीव हैं वो खत्म हो जाए, पानी में रहने वाले जीव खत्म हो जाए, तो फिर बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल पैदा होगी। इसलिए कि नॉन वेजिटेरियन फूड वेजिटेरियन फूड को सप्लीमेंट भी करता है और उसका एक रिप्लेसमेंट भी। अगर सिर्फ वेजिटेरियन लोग हो जाए तो आज जिसकी हम बात कर रहे थे कि 1 अरब लोग दुनिया में माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, ये संख्या अगर सभी वेजिटेरियन हो जाए तो ये संख्या और बढ़ जाएगी, क्योंकि नॉन वेज फूड आइटम्स पर डिपेंड करने वाले बहुत लोग हैं। मछली है, मांस है, वो केकड़ा है, चींटियां खाते हैं। नागालैंड में चींटी बिकती है बाकायदा दुकान में। नागालैंड में दुकान में चींटी बिकती है। कीड़े मकोड़े जैसे चीन में आपने, यस यस यस, चमगादड़ तो फिर भी थोड़ा बड़ा है, वहां भी चींटियां खाते हैं। हाँ, उसको भून के खाते हैं। और पता नहीं, पिल्लू खाते हैं, बहुत सारी चीजें खाते हैं। पिल्लू वो जो सर वहाँ तो वाले जो मिलता है वही खा लेते हैं।
हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, मत जाना चाइना। सर अब तो कोई वैसे भी ना जाए। तुम लोग चाइना का माल खरीदते हो? नो सर, सर हर कोई बंद कर खरीदता रहे है, हैं सर हर कोई सबसे खरीदता पहला बंद कर फोन देंगे तो यहाँ सर। चाइनीज ही है। सर फोन भी चाइना का ही है। सर जी टिकटॉक जी, चलाते हैं बच्चे। आपके अब पास धीरे हाँ, धीरे विकल्प बताओ सब बंद नहीं कर है, देंगे। लेकिन ऐसी है फिर सर। भी जितना विकल्प मिल सके उतना करना चाहिए। यस सर। तो ये जो नॉन लिविंग है और लिविंग है, इसको मिलके एक इकोसिस्टम बनना है, और इस इकोसिस्टम को कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम इकोलॉजिकल एक बैलेंस को बनाए रख सकते हैं। देखिए, प्रकृति ने तो बनाया हुआ है बैलेंस, प्रकृति ने कोशिश की है कि ये बैलेंस बना रहे। और यहाँ आप देखेंगे, अगर पॉजिटिविटी के साथ देखेंगे, तो जितने जानवर हैं, जितने भी चाहे वो रेप्टाइल हो या पेड़ पर रहने वाले हों, समुद्र में रहने वाले हों, हर जीव जंतु दूसरे जीव जंतु को नष्ट करता है और इस तरह से एक बैलेंस बना हुआ रहता है। जैसे छिपकली है, वो इंसेक्ट्स को खा के और इंसेक्ट को कम करता है। इंसेक्ट अगर बहुत बढ़ जाएंगे तो पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, और उनको भी मारने के लिए दूसरे जानवर हैं। तो इस तरह से पृथ्वी एक संतुलन बनाए रखती है। लेकिन मनुष्य को भी कोशिश करनी चाहिए कि वो संतुलन को बनाए रखे, और संतुलन को वो जितना बना के रखेगा मनुष्य, उतना ज्यादा अच्छा होगा मनुष्य के, क्योंकि उसके खुद के जीवन का सवाल। अब ये देखिए, जो ये इकोसिस्टम है और इकोलॉजिकल सक्सेशन है, फूड चेन है, फूड वेब्स हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं, ये सब जो आपके इसमें है, मतलब सिलेबस में, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। ये सारी चीजें एक बैलेंस में रहें, इनका एक संतुलन बना रहे, ये बहुत आवश्यक है। और इसके संतुलन को के लिए ही, इसके संतुलन के लिए ही एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं या एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट्स हैं, वो रिसर्च करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और इनको कैसे बैलेंस को बनाए रखा जाए, बचाया जाए, इसकी कोशिश में लगे हैं। और आपका जो ये एनवायरमेंटल स्टडीज है, इसका उद्देश्य भी यही है कि किस तरह से इस बैलेंस को बना के रखा जाए, ये हमें समझना पड़ेगा। अब नाउ देखिए, एनर्जी जो है वो उसकी जरूरत हमें बनी हुई है, और इस एनर्जी को बनाए रखने के लिए दो तरह की एनर्जी को पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये हमारे इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है, ये इकोसिस्टम का हिस्सा है। एनर्जी की नीड बढ़ रही है। जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, पेड़ पौधे भी हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी है। हम जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं उसके जो सोर्स हैं वो रिन्यूएबल हैं। बहुत सारे सोर्सेज, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जो नॉन रिन्यूएबल हैं। जैसे कोयला की बात आपने की, मिनरल की बात की आपने, फॉसिल फ्यूल की बात की। ये सारी जो है एनर्जी, ये सारी जो है ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी इसको आपने कंज्यूम कर लिया, इसका कंजम्पशन हो गया तो ये खत्म होगा। यानी धीरे धीरे जिसका भंडार खत्म होता जाता है कंजम्पशन के कारण, वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कही जाती है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, उसके स्रोत है। तेल का भंडार खत्म हो रहा है। और जो मैं आपसे कह रहा था, जैसे देखिए बहुत सारे देश हैं, पर कैपिटा अगर आप देखेंगे
तो पर कैपिटा कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। अब हमें इकोसिस्टम को, अपने इकोसिस्टम को अगर ठीक रखना है, उसको, इसके बैलेंस को अगर ठीक रखना है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और जो काफी दोहन कर रहे हैं इस एनर्जी का, जो काफी दोहन कर रहे हैं, लगभग 50 गुना ज्यादा जो विकासशील देश हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां जितना कंजम्पशन है उसका 50 गुना ज्यादा कंजम्पशन डेवलप्ड कंट्रीज कर रही है, और इससे भी हमारा इकोसिस्टम नष्ट हो रहा है। पानी के दोहन से इकोसिस्टम हमारा नष्ट हो रहा है, जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था। देखिए, कोका कोला को बनाने के लिए कितने लीटर पानी की जरूरत होती है, थम्स अप, फंटा और तमाम तरह के जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनको बनाने के लिए कितने पानी की जरूरत होती है। और ये पानी, अमेरिकन कंपनी है कोका कोला, लेकिन अमेरिका पानी तो भेजता नहीं है, वो तो इंडिया में बन रहा है। अगर इंडिया में बन रहा है तो वो पानी कहाँ से लाता है? ग्राउंड वाटर, हमारा ही ग्राउंड वाटर खींचता है, हमारे ग्राउंड वाटर से बनाता है और हमें ही बेचता है, और हमें ही बेच के पैसा कमा रहा है। दिमाग से तो सर उनका जो सिरप होता है वो, उसका कोई मैच भी तो नहीं है? इतने साल हो गए सर। नहीं, मैच तो एक अलग चीज है, लेकिन देखिए, एक बड़ा सवाल है जो एनवायरमेंटलिस्ट पूछते हैं कि डू वी रियली नीड दिस टाइप ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स? अब ये एक बड़ा सवाल है। बहुत सारे जो रिसर्च हुए हैं उनमें पता चला है कि उससे सेहत को नुकसान पहुंचता है। आपके सेहत को कोई फायदा नहीं पहुंचा रहा है। भले ही ये जो बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस हैं, ये सब टीवी पर, सिनेमा में आपको दिखाई देते होंगे कि वो कोल्ड ड्रिंक्स पी के और पहाड़ों पे चले जाते हैं और समुद्र पर अपनी बाइक चला लेते हैं। वो सब आप देखते होंगे और मजा भी आता है देखने में। और उसके बाद वो पीते हैं जब तो लगता है कि पता नहीं दुनिया की कौन सी चीज उनको मिल गई। हो सकता है घर में नहीं पीते होंगे, सलमान खान जिस चप्पल का वो करता है, उस चप्पल एडवर्टाइजमेंट, कभी एडवर्टाइज करता है, उसको कभी नहीं पहनता होगा वो, लेकिन हमें और आपको पहना देता है वो। तो सवाल ये है कि डू वी रियली नीड इट? इज इट आवर बेसिक नीड्स? एंड द कॉस्ट, इसकी जो कीमत चुकानी पड़ रही है, द कॉस्ट वी आर पेइंग फॉर इट, सो दैट हैज टू बी असेस्ड। उसको एनालाइज किया जाना चाहिए कि क्या जितना पानी का रिसोर्सेज, ग्राउंड वाटर को खत्म करके और हम एक ऐसी चीज पर जो हमारी बेसिक नेसेसिटी नहीं है, ऐसी चीज पर हम खर्च कर रहे हैं, तो क्या वो हमारे लिए जरूरी है? सर कई जगहों पर सर ग्राउंड वाटर के लगातार यूसेज से सर काफी ज्यादा नीचे जा चुका है पानी अब। बिल्कुल